मैं आपको वही, आपने मुझसे 850 करोड़ का हिसाब मांगा था, मैं वही बता रहा था। जुल्फ़िकार साहब, आप एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जहां से आपका ज़ाती ताल्लुक, अगर वहां की लिटरेसी रेट देखें तो बहुत ज़्यादा लो है। इसके पीछे क्या वजूहात है? वो अपने बच्चे को कम से कम सरकारी स्कूल में पढ़ाए। जिस स्कूल में वो खुद पढ़ाता है वो अपने बच्चे को उस स्कूल में नहीं भेजता, लेकिन अपने बच्चे को क्या वो, जुल्फ़िकार साहब आपके बच्चों ने भी सरकारी स्कूल में पढ़ा है? क्योंकि मैं टीचिंग लाइन में नहीं था ना। उसके बिना आप एक एजुकेशन मिनिस्टर थे, आप अगर मैं सबको सिर्फ वो चीज़ बता रहे थे मैं तो सिर्फ आपको अपने दौरे हुकूमत में कौन कौन से ऐसे कामों को अंजाम दिया जो आज ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो चुके हैं? आपने रोड कनेक्टिविटी की बात की, अगर देखें बुदल से खवास की जो रोड है आज भी 73 साल के बावजूद वो कंप्लीट नहीं हुई है। क्या आपने अपने 3 साल के दौरे हुकूमत में 850 करोड़ आपने अपने हल्का में लाया? आप बता सकते हैं हमारी आवाम को ग्राउंड पे आपने वो पैसा कौन कौन सी जगह इंप्लीमेंट किया? कॉन्स्टेंसी है वहाँ पे बहुत सा ऐसा टूरिज़्म का एरिया है जो जम्मू प्रोविंस में आपको कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लेक से, अगर गुमसर की बात करें, समराट सर की बात करें, लेकिन टूरिज़्म के नक्शे पे अभी तक वो नहीं आ सके। डीडीसी के इलेक्शन चल रहे थे, उस दौरान जो आपके ओपोजिशन वाले थे उनका एक बेसिक सा नारा था, वो ये था यहाँ पे जो ठेकेदारी निज़ाम है उसको ख़त्म करना है। अब बता सकते हैं क्या वो किस चीज़ को लेके ठेकेदारी निज़ाम को बार बार टारगेट कर रहे हैं? सब आप ट्राइबल के मिनिस्टर भी रह चुके हैं, हमने खिताए पीर पंजाल के तमाम डीडीसी, एमएलए या एमएलसी जो रह चुके हैं उनसे जब ट्राइबल के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा क्या ट्राइबल का जो पैसा आज तक ग्राउंड पे नहीं लगा। आप बता सकते हैं क्यों वो पैसा ग्राउंड पे नहीं दिया? जो चौधरी जुल्फ़िकार थे उन्होंने जितना भी ट्राइबल का पैसा था वो उठा के कश्मीर में लगाया। और अगर आप बात करें खिताए पीर पंजाल की, आपने वहाँ पे चंद हॉस्टल गिनवाए, लेकिन आज भी जो देहात में रह रहे गुज्जर हैं या और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो आज भी अपनी बेसिक चीज़ों से महरूम है। उनका एरिया कहीं ना कहीं दूर दराज एरियाज़ में बिछड़ा हुआ नज़र आता है। तो जहाँ बिजली का पोल ख़त्म होता है उसके आगे अगर कोई बस्ती नज़र आएगी तो वो गुजर बस्ती होगी। जहाँ पानी की आखिरी पाइप नज़र आती है तो उसके आगे जो एरिया होता है वो गुजर एरिया होगा, उसको गुजर पत्ती कहते हैं कश्मीर में। बीजेपी इज़ ए पार्टी ऑफ जुमलास, दे ऑलवेज बिलीव, वो इसी में यकीन रखते हैं कि वो कितनी बातें करें और कितने जुमलों में जुमले बेच सकें, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। मैं किसी से गिन रहा था अभी कि पिछली असेंबली में 14 शेड्यूल ट्राइब मेंबर्स थे। 4 लद्दाख वालों को निकाल दो तो फिर भी 10 शेड्यूल ट्राइब मेंबर थे, जिसमें 10 गुजर कम्युनिटीज थे, एक गद्दी था और एक गुरेज से थे। 10 शेड्यूल ट्राइब मेंबर पिछली बार थे, आज तो 9 देने जा रहे हैं। व्हाट्स न्यू इन इट? मुझे नहीं लगता है इसमें न्यू है, एक्सेप्ट फॉर दे आर सेलिंग इट फॉर देयर इलेक्टोरल गेन। आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान शहराज आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं द वैली विज़न। द वैली विज़न पे आज हमारे साथ चौधरी जुल्फ़िकार अली साहब मौजूद हैं जो कि फार्मर मिनिस्टर रह चुके हैं। और सबसे पहले हम चौधरी साहब का अपने चैनल में खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया। जुल्फ़िकार साहब, सबसे पहले आप हमारी आवाम को बताएं, आप 2 बार के लेजिस्लेचर रह चुके हैं, कोटरनका से, बुदल से। आपने अपने दौरे हुकूमत में कौन कौन से ऐसे कामों को अंजाम दिया जो आज ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट हो चुके हैं? देखिए, मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने चैनल में मुझे बात करने का मौका दिया। और जहां तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम दरहाल है, जहां से मैं 2 बार मुंतखब हुआ हूं। और जब मैं पहली बार मुंतखब हुआ था तो बहुत चैलेंजेस थे, इलाके में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, इलाके में बिजली की प्रॉब्लम थी, इलाके में पीने के पानी की प्रॉब्लम थी, इलाके में स्कूल्स का बहुत खस्ता हाली और कमी थी। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके में प्राइमरी स्कूल से लेके मेडिकल कॉलेज तक, टेक्निकल कॉलेजेस तक, स्कूल्स, हस्पताल और हर गांव को सड़क कनेक्टिविटी, हर घर को बिजली पहुंचाई है। छोटे बड़े बहुत सारे काम हैं और अगर कामों को गिनना हो तो इसके लिए बहुत एक लंबे वक्त की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि मौजू भी यही रहेगा, कभी आपको वक्त हो तो वहाँ की आवाम से जाके उस इलाके में आप पूछ सकते हैं कि कितने मसाइल थे। और पिछले 10 साल के अरसा में जब मुझे नुमाइंदगी करने का मौका मिला, उस इलाके के लोगों ने मुझ पे ये ज़िम्मेदारी डाली तो मैंने क्या उस इलाके के लिए किया है वो ज़मीन अपने आप में बताएगी। चाहे वो एडिशनल डीसी को वहाँ लाना हो, चाहे वहाँ स्टेडियम को कायम करना हो, चाहे वहाँ ईदगाह और शमशान घाट बनाने हों, चाहे वहाँ गांव-गांव में सड़क पहुँचानी हो, और छोटे से बड़े तक बहुत सारे बेशुमार काम हैं।
ذوالفقار صاحب جیسا کہ آپ نے روڈ کنیکٹیویٹی کی بات کی، اگر دیکھیں بدل سے خواص کی جو روڈ ہے آج بھی 73 سال کے باوجود وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ دیکھیے یہ بدقسمتی کی بات ہے اور وہ ہم سب کے لیے ایک باعث شرمندگی ہے۔ جب ہم 2015 میں اقتدار میں آئے تھے، پہلی بار ہماری سرکار بنی مفتی صاحب کی قیادت میں، تو میں مفتی صاحب کو لے گیا تھا اپریل 28 مارچ 2015 کو ہی کوٹرنکا میں، حالانکہ ہماری سرکار کو بنے ہوئے کچھ دن ہو گئے تھے، اور میں نے کوٹرنکا میں ہی جا کے مفتی صاحب سے اس سڑک کا اناؤنسمنٹ کروایا کہ اس سڑک کو ہم کمپلیٹ کریں گے، وائڈن کر کے اس پہ تارکول بچھا کے لوگوں کو 33 کلومیٹر کا سڑک کا سٹریچ ہے، وہ 2 سال کے عرصہ یا 3 سال کے عرصہ میں کمپلیٹ کرنا تھا۔ وہ ہم نے مفتی صاحب نے مرکز میں نتن گڈکری جو ہیں منسٹر فار سرفیس ٹرانسپورٹ، ان سے اس وقت جا کے ایک ہی سڑک اسٹیٹ میں اپروو ہوئی 2015 میں، اور وہ کوٹرنکا خواص سڑک اپروو ہوئی۔ تو انفارچونیٹلی اس کا ٹارگیٹ تھا کہ ہم اس کو 19 تک کمپلیٹ کرنا، 19 مارچ تک کمپلیٹ کرنا تھا۔ ہمارے وقت میں اس سڑک کے لیے 76 لاکھ روپے منظور ہوئے، اور دن رات کام چلتا تھا، دن کو بھی رات کو بھی ڈبل شفٹ میں کام چل رہا تھا، اور بڑی شدت سے کام چل رہا تھا۔ اور جو بیسک کچھ چیزیں تھیں جیسے فارسٹ کلیئرنسز ہوتے ہیں، یا کہیں پہ یہ سی ڈی ورک ہوتا ہے، یا وائڈننگ کا کام تھا، وہ کمپلیٹ بھی ہوا تھا کافی حد تک۔ لیکن انفارچونیٹلی جب 2018 میں یہاں پہ الیکٹڈ گورنمنٹ ٹوٹ گئی، تو وہ سڑک کا کام جو ہے وہاں کا وہیں چھوڑ دیا گیا۔ ایسا سمجھا گیا جیسے وہ سڑک کہیں ہمارے گھر کو جاتی ہے، وہ وہاں کے لوگوں کے لیے نہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بلاٹ ہے جو وہاں کا سسٹم جو آج کام کر رہا ہے، کہ اس کے باوجود کہ فنڈز ہونے کے باوجود بھی اس سڑک کو کمپلیٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ میں حال ہی میں گورنر صاحب سے ملا تھا، اور میں نے ان سے گزارش کی تھی، اور پھر کافی لوگ بھی اس علاقے کے آئے تھے، انہوں نے بھی بات کی تھی، اور گورنر صاحب نے اب اس کو لنگویشنگ میں دوبارہ سے ڈال کے ایشور کیا ہے کہ اس کو اور ایڈیکیٹ فنڈنگ کی ہے تاکہ اس سڑک کو جلد از جلد کمپلیٹ کیا جائے۔ ذوالفقار صاحب کئی جگہ آپ یہ کہتے ہوئے بھی نظر آئے کہ آپ نے اپنے 3 سال کے دور حکومت میں 850 کروڑ آپ نے اپنے حلقہ میں لایا، آپ بتا سکتے ہیں ہماری عوام کو گراؤنڈ پہ آپ نے وہ پیسہ کون کون سی جگہ امپلیمنٹ کیا؟ ہاں، میں سیدھا اس میں آپ بتا سکتا ہوں کہ 850 کروڑ کے قریب ہم نے 3 سال میں اس علاقے کے لیے لایا ہے، اور 3.5 جو ہے 850 کروڑ کا، اس کو 850 کروڑ میں 230 کروڑ روپے جو ہیں وہ گورنمنٹ میڈیکل کالج رجوری جو ہماری کانسٹیٹنسی میں میرا میں بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ سکولز ہیں، سکول بنے ہیں بے شمار، تقریباً اپروکسیمیٹلی کوئی 300-325 کروڑ کی تو سڑکیں ہیں۔ کار صاحب یہاں پہ آپ الزام بھی کچھ لوگ آپ کے اپوزیشن میں کہتے ہیں جو میڈیکل کالج ہے وہ شبیر صاحب نے لایا، لیکن وہ اس کا کریڈٹ کہیں ذوالفقار صاحب اپنے اوپر لینا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے کیا سچائی ہے؟ دیکھیے اس پہ میں بعد میں بات کروں گا کہ کون کریڈٹ لینا چاہتا، اور ہم نے کبھی کریڈٹ کے لیے کام ہی نہیں کیا زندگی میں۔ ہم نے کام کیا ہے ہمیشہ جو ہماری ذمہ داری تھی، اور خدا سے ڈر کے اور اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے کام کیا ہے۔ میں آپ کو وہی، آپ نے مجھ سے 850 کروڑ کا حساب مانگا تھا، میں وہی بتا رہا تھا۔ 850 کروڑ میں 230 کروڑ میڈیکل کالج رجوری کے لیے آئے، اس کے علاوہ 300-325 کروڑ جو ہے وہ سڑکوں پہ لک بچھانے کے لیے اور نئی سڑکیں بنانے کے لیے اس کانسٹیٹنسی میں آئے، اور جس کے اگر آپ کوٹرنکا وزٹ کرنے کا موقع ملے تو کوٹرنکا ڈاک بنگلو میں پلیٹس باقاعدہ لگی ہوئی ہیں، وہ بتائیں گی، وہ ریفلیکٹ کریں گی، یہ RTI میں آپ دیکھیں، اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ 325 کروڑ اس پہ خرچ کیے گئے۔ اس کے علاوہ ہم نے کوئی تقریباً 84 کروڑ کے قریب آنس ایریگیشن کنال کے لیے لائے، 76 کروڑ روپے اسی خواص روڈ کے لیے لائے، اور اس کے علاوہ چھوٹے بڑے کام ملا کے یہ ایکسیڈ کرتا ہے۔ یہ فگر بھی 2018 کے شروعات کی ہے، مارچ 2018 سے پہلے کی فگر ہے کہ 3 سال میں آپ کو 850 کروڑ روپے جو ہیں وہ درحال کانسٹیٹنسی کی ڈیولپمنٹ کے لیے مختص ہوئے، اور لگے بھی زمین پہ۔ ایسا نہیں میں کہوں گا کہ نہیں لگے۔ آج اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو گاؤں میں سڑک ہے، بہت ساری سڑکوں پہ تارکول بچھا دی گئی ہے، بہت ساری چیزیں جو رک گئی ہیں وہ سسٹم کی ہے۔ ہمارا کام جب تک تھا، رسپانسبلٹی تھی، ہم نبھاتے رہے، اور ہم ایڈمنسٹریشن کو، ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز کو ٹینڈر ہک پہ رکھتے رہے، اور ان سے
जवाब मांगते रहे, प्रोग्रेस पूछते रहे कि क्या प्रोग्रेस है। आज अगर सिस्टम का फेलियर है तो वो सिस्टम को जवाब देना होगा कि क्यों ये काम आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन हमने अपने वक्त में कोताही नहीं की। हमने आज जाके देखो, जहाँ स्कूल का एक कमरा नहीं होता था वहाँ आपको डबल स्टोरी बिल्डिंग मिलेगी। आपको पीडी जैसी जगह में बहुत बड़ा हॉस्टल बना हुआ मिलेगा। आपको पलांगड़ में एक बहुत बड़ा हॉस्टल दिखाई देगा। आपको मैरा में गुजर हॉस्टल की बिल्डिंग बनी हुई देगी। आपको पीडी में सीआरसी सेंटर बना हुआ दिखाई देगा। आपको कोटरंका में 4.5 करोड़ से खड़ा किया हुआ डिस्ट्रिक्ट का पहला सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम आपको वहाँ नज़र आएगा। वहाँ गुजर हॉस्टल की बनती हुई बिल्डिंग नज़र आएगी। कोटरंका में आपको डिग्री कॉलेज नज़र आएगा। तो ये काम तो करके ही होते ये हैं। डिग्री कॉलेज कोटरंका का अभी तक डिग्री कॉलेज कोटरंका हमने 2018 में सेंक्शन किया था। क्लासेस चल रही हैं। वहाँ पे एक टेम्परेरी बिल्डिंग जो हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग में चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 साल से जो बड़े दावे कर रही है सरकार, 3 साल से वो एक बिल्डिंग का एक ईंट नहीं लगा पाए 3 साल में। इसके लिए ज़िम्मेदार तो जो मौजूदा सिस्टम है वही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था, जहाँ आपने मेडिकल कॉलेज का कहा कि शबीर साहब लाए, फलाने साहब लाए होंगे, मैं उनकी तारीफ ने मुखालफत नहीं करना चाहता, ना कहना चाहूँगा। लेकिन जब मैंने मेडिकल कॉलेज की साइट सेलेक्ट की, जब मैंने मेडिकल कॉलेज का काम वहाँ पे शुरू करवाया, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने तो धरना दिया। जहांगीर मीर साहब वहाँ पे मौजूद थे और उस वक़्त इकबाल मलिक साहब मौजूद थे कांग्रेस में, शबीर साहब थे। इन्होंने डाक बंगले के, हमारे पास फ़ोटो और वीडियो मौजूद हैं जिनमें इन लोगों ने मुखालफत की थी कि ये गलत साइड पे मेडिकल कॉलेज बनता जा रहा है, गलत साइड पे मेडिकल कॉलेज को लेके जा रहे हैं, ये वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये यहाँ कन्फाइन रहना चाहिए। क्या बात करते हैं रजौरी की बात करने वाले। मैंने प्लानिंग कमीशन से 10 करोड़ लाया था रजौरी में मिनी सेक्रेटरीट बनाने के लिए। क्या किया रजौरी के नुमाइंदों ने पिछले 10-12 साल में? क्या मिनी सेक्रेटरीट के सिर्फ पिलर खड़े हुए हैं, उसके आगे सियासत का शिकार हो गई और वहाँ रजौरी में मिनी सेक्रेटरीट नहीं बन सकी आज तक और वो पैसा लैप्स हो गया। तो मुझे ये बात क्रेडिट की बात नहीं है। हमने एक डिटर्मिनेशन, एक मेहनत के साथ और एक कमिटमेंट के साथ काम किया, और जो काम किया वो ज़मीन पे है। जुल्फ़िकार साहब, आप एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जहाँ से आपका ज़ाती ताल्लुक, अगर वहाँ की लिटरेसी रेट देखें तो बहुत ज़्यादा लो है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? देखिए, लिटरेसी रेट का जहाँ तक ताल्लुक है, लिटरेसी रेट जो है ये ओवरऑल ही जो रूरल एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ का लिटरेसी रेट एट पार विद द अर्बन एरियाज़ नहीं है। उसमें बहुत सारी हैं रीज़न्स। एक रीज़न तो ये भी है कि वी आर फर्स्ट और सेकंड जनरेशन ऑफ लर्नर। हमारा ऐसा घर का एटमॉस्फेयर था नहीं कि जिसमें हम ज़्यादा पढ़े होते। तो जिस किस्म का हमारा एक एटमॉस्फेयर है, और दूसरा ये है कि ये ओवरनाइट एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर आप पिछले 20 साल को कंपेयर करोगे पिछले 50-60 साल के साथ, तो आपको इस पीरियड में आपको सब कुछ दिखेगा कि कितना राइज़ हुआ, लिटरेसी रेट कहाँ से कहाँ पहुँचा। आज आपको उस गांव में उस इलाके में KS ऑफिसर दिखाई देंगे, आज आपको वहाँ नायब तहसीलदार दिखाई देते हैं, आज आपको उस इलाके से कोई IAS दिखाई देगा, आज आपको उस इलाके से पुलिस में बड़े अफसर दिखाई देंगे, आज आपको उस इलाके से डॉक्टर और इंजीनियर दिखाई देंगे। तो ये तालीम का ही मेरे ख्याल से आउटपुट है। और ये उन्हीं स्कूलों का, जो स्कूल हमने बनाए हैं, वहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल हमने कोटरंका में बनाया, उसका प्रोडक्ट तो आज इतना है कि जो रियासत में, मुख्तलिफ रियासत में जाके सर्व कर रहे हैं और विद बहुत अच्छी तरीके से दे आर परफॉर्मिंग वेल। वहाँ पे देहात के बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनके आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ही खस्ता हालत है। उसके पीछे क्या कारण थे? देखिए, मेरा शुरू से कहना 2 चीज़ें हैं एजुकेशन सिस्टम को लेके। ये नहीं कि मैं इस पे कोई डिफेंस करना चाहूँगा। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक, जो हमारे उस्ताद साहिबान हैं उनकी वो कमिटमेंट ना होना जो एक उस्ताद की कमिटमेंट होती है। हमने पढ़ा है या हमारे बड़ों ने पढ़ा है, कश्मीर से कश्मीरी पंडित टीचर आते थे और आके वो पढ़ाते थे और एक कमिटमेंट थी। आज हमने उसी गांव के RET लगवाए लोग, एक स्कीम आई, RET के ज़रिए लोग टीचर भर्ती हुए
उसी गांव के लोग हैं, लेकिन फिर भी वो उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाए। लेकिन हाथ की 5 उंगलियां भी बराबर नहीं हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगा, मैं जब एजुकेशन मिनिस्टर था कुछ अर्सा के लिए, तो मैं ये कहता था कि यार कम से कम हमारा जो उस्ताद है वो अपने बच्चे को कम से कम सरकारी स्कूल में पढ़ाए। जिस स्कूल में वो खुद पढ़ाता है वो अपने बच्चे को उस स्कूल में नहीं भेजता, लेकिन अपने बच्चे को क्या वो, जुल्फ़कार साहब आपके बच्चों ने भी सरकारी स्कूल में पढ़ा है? क्योंकि मैं टीचिंग लाइन में नहीं था ना, उसके बिना आप एक एजुकेशन मिनिस्टर थे, आप अगर मैं सबको सिर्फ- वो चीज़ बता रहे थे तो आपको मैं सिर्फ 50 दिन एजुकेशन मिनिस्टर रहा हूँ। ठीक, मेरा कहने का जो मतलब है वो ये है कि जनाब उस्ताद है, जो उस्ताद है वो 70-80 हज़ार 90 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है। वो ट्रेंड है, वो बीएड है, वो पीएचडी है, उसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, उसको पढ़ाने की मेथोडोलॉजी जानता है, लेकिन अपने बच्चे को वो उस स्कूल में भेजता है 12वीं में, जो 12वीं पढ़ा हुआ लड़का है और उन जो प्राइवेट स्कूल में जॉब करता है 12वीं, उसके पास कोई डिग्री नहीं है और वो 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये पे नौकरी करता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो उस्ताद खुद जाता है स्कूल, मैं तो पॉलिटिशियन हूँ, मैं तो बच्चों के पास नहीं रह सकता, घर में नहीं रह सकता कि मैं घर में रह के अपने बच्चों को पढ़ाऊँ, या दिन में स्कूल में जाऊँ तो अपने बच्चों को साथ स्कूल ले जाऊँ और वहाँ भी उन पे नज़र रखूँ। लेकिन जो उस्ताद का काम ये है कि वो दिन को स्कूल जाएगा तो अपने बच्चे को स्कूल वाच करे। दूसरा, पिछले जो 2-2.5 साल का अरसा गुजर गया है, इसमें भी कोविड के आते हुए भी एक एजुकेशन का सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा डेविस्टेट हुआ है, बहुत सारी खामियां हुई हैं। लेकिन एक बात अगर हम ये कहें कि एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है, ऐसा भी नहीं है। आज भी आउटपुट हमें गवर्नमेंट स्कूल से ही मिलता है। आज भी अगर आप कहें तो डॉक्टर वहाँ पर प्राइवेट स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे ही बनने चाहिए, इंजीनियर उन्हीं स्कूलों से, प्राइवेट स्कूलों से या बड़े बड़े स्कूलों से या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के बच्चे बनने चाहिए। आज भी गरीब का बच्चा निकल के पायलट बनता है गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के। आज भी गरीब का बच्चा वहाँ से निकल के डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज वहीं से क्रैक करता है। और मैंने पहले ही शुरू में कहा था कि हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं। पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और पढ़ाने वाले भी बहुत सारे उस्ताद बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ उस्तादों में भी कमी है। जुल्फ़कार साहब, जो आपके एरिया के मुकामी लोग हैं उनका कहना है आपके जो कॉन्स्टेंसी है वहाँ पे बहुत सा ऐसा टूरिज़्म का एरिया है जो जम्मू प्रोविंस में आपको कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लेक्स से, अगर गुमसर की बात करें, समराट सर की बात करें, लेकिन टूरिज़्म के नक्शे पे अभी तक वो नहीं आ सकी। इसके पीछे क्या वजह रही? देखिए, जो भी यहाँ पे सरकारें रही उनका फोकस जो है वो टूरिज़्म को लेकर सिर्फ कश्मीर वैली तक रहा। कश्मीर वैली में भी क्या तक रहा, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, डल लेक, एक लिमिटेड सफ़ेयर तक उन्होंने कन्फाइन रखा और वो भी पीर पंजाल के उस तरफ तक रखा। बाकी एरिया को उन्होंने टूरिज़्म के नक्शे पे उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया, एक्सप्लाइट नहीं किया, सेल नहीं किया। देखिए, टूरिस्ट को एक खूबसूरत जगह चाहिए घूमने के लिए, उसको क्या चाहिए? और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ टूरिस्ट जाएगा, लोग खुद अपनी इन्वेस्टमेंट करके होटल बनाएंगे, लोग खुद अपने पैसा खर्च के कुछ ना कुछ वहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। लेकिन बुनियादी चीज़ थी रोड कनेक्टिविटी और इन चीज़ों को एक्सप्लाइट करना दुनिया के सामने। आज अगर मैं अमेरिका में बैठ के वहाँ पे नेट पे सर्च करूँ जम्मू कश्मीर की खूबसूरत जगह, तो मुझे ये स्मार्ट सर कहीं नज़र नहीं आता, मुझे वहाँ पे नील सर नज़र नहीं आता, कालदचनी नज़र नहीं आती, हमें ये पीर की मर्ग नज़र नहीं आती, हमें ये जो हमारे इलाके की खूबसूरत जगह हैं ये नहीं आज नज़र आती, हमें सूफ़ी सेंट्स की ज़ियारत, हमें बाबा गुलाम शाह बादशाह की ज़ियारत नज़र नहीं आती, हमें पुंछ का नगाली साहब का गुरुद्वारा जो है वो नज़र नहीं आता। मतलब ये जो चीज़ें, साईं मीरा साहब की ज़ियारत नज़र नहीं आती, छोटे शाह की ज़ियारत नज़र नहीं आती, देरा गली जैसी खूबसूरत जगह नज़र नहीं आती, कोटरंका जैसी खूबसूरत जो पहलगाम से के कंपैरिजन में खूबसूरत जगह है वो नज़र नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें गवर्नमेंट ने, जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट रही है सिंस 1947 ऑनवर्ड, या उससे पहले की सरकारों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उसके बाद जो भी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट आई है, दे हैव ऑलवेज निगलेक्टेड दिस एरिया एज फार एज टूरिज्म इज कंसर्न्ड।
ذوالفقار صاحب اگر بات کریں جب آپ کہ وہاں پہ ڈی ڈی سی کے الیکشن چل رہے تھے اس دوران جو آپ کے اپوزیشن والے تھے ان کا ایک بیسک سا نعرہ تھا وہ یہ تھا یہاں پہ جو ٹھیکیداری نظام ہے اس کو ختم کرنا ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس چیز کو لے کے ٹھیکیداری نظام کو بار بار ٹارگٹ کر رہے تھے؟ یہ انہیں سے پوچھیے گا. کہیں نہ کہیں وہاں پہ ان کے الفاظ آپ کی طرف جا رہے تھے کہ وہ آپ کو ہی لے کے یہ کیونکہ جتنے بھی آپ کے اپوزیشن کے سب ٹھیکیداری نظام وہاں پہ صرف آپ کا یہ نہیں تھا. Since I do not recognize them, so I don't want to make any comment on them. ذوالفقار صاحب آپ ٹرائبل کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں. ہم نے خطۂ پیر پنجال کے تمام ڈی ڈی سی ایم ایل اے یا ایم ایل سی جو رہ چکے ہیں ان سے جب ٹرائبل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کیا ٹرائبل کا جو پیسہ آج تک گراؤنڈ پہ نہیں لگا. آپ بتا سکتے ہیں کیوں وہ پیسہ گراؤنڈ پہ نہیں لگا؟ یہ وقت جب گزر جائے گا تو پھر پوچھیں گے, پھر کہیں گے آج بھی نہیں لگا. آپ اپنے وقت کا بتائیں. یہ وقت جب نکل جاتا ہے, جو ہم رات کو کھاتے ہیں تو شاید ہمیں صبح وہ یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کھایا تھا اور کیا نہیں کھایا. اس وقت ہماری پلیٹ میں کیا ہے وہ ہمیں یاد ہوتا ہے. ٹرائبل کے پیسے کی بات کرتے ہو تو ٹرائبل ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں نے بنایا کشمیر میں, ٹرائبل ہاسٹل سری نگر میں نے بنایا, ریاسی میں ایڈیشنل بلاک گجر ہاسٹل کا میں نے بنایا, رجوری میں ایڈیشنل گجر ہاسٹل میں نے بنایا, پونچھ میں گرلز ہاسٹل میں نے بنایا, سامبا میں گجر ہاسٹل میں نے بنایا, کٹھوا میں گرلز ہاسٹل میں نے بنایا, چھاترو میں گرلز ہاسٹل میں نے بنایا, اور رامبن میں گجر ہاسٹل میں نے شروع کیا, شپیاں میں گجر ہاسٹل میں نے بنایا, کپواڑہ میں گجر ہاسٹل میں نے بنایا گرلز گجر ہاسٹل, آپ کے بارہ میں گرلز ہاسٹل میں نے بنایا, بانڈی پور میں نے گرلز ہاسٹل بنایا, آرابل اور اننت ناگ میں اکلیویا ریزیڈینشیل سکولز بنے. اس کے علاوہ 7 اکلیویا ریزیڈینشیل ماڈل سکولز ہم نے سیکشن کروا کے لائے تھے, جس میں گردن بالا رجوری ہے, کوٹرنگ کا رجوری ہے, مینڈر میں پونچھ میں ہم نے شروع کیا تھا. اس کے علاوہ بہت سارے چیزیں ہیں جو کرگل میں بنایا. اس کے علاوہ بہت ساری چھوٹی سے بڑی اسکیموں میں چیزیں ہوئی. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جو ٹرائبل کے فنڈز ہوتے ہیں یہ کوئی ایڈیکیٹ فنڈز کسی کمیونٹی کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے یا ٹرائبل ایریا کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے سفیشینٹ نہیں ہوتے. یہ ایک سپلیمنٹری گرانٹ ہوتی ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن فرام گورنمنٹ آف انڈیا اور ٹو فل اپ دا کریٹیکل گیپس. آپ کو نارمل فلو سے پیسہ ملتا ہے کہ آپ نے اس گاؤں میں بجلی لگانی ہے, بیچ میں 4 گھر 10 گھر گجروں کے چھوٹ جاتے ہیں, ٹرائبل ایریاز کے چھوٹ جاتے ہیں, آپ ان گھروں کو سپلیمنٹ کرتے ہیں. مطلب اٹس ناٹ فل فنڈنگ, اٹس اے سپلیمنٹری گرانٹ بائی دا گورنمنٹ آف انڈیا. اور جتنا فنڈز اس وقت اویلیبل تھا, بیسٹ اویلیبل ریسورسز ہمارے پاس تھے, ہم نے ان کو بیٹر وے میں یوٹیلائز کیا. ہاں ہو سکتا ہے کسی انڈیویجول کو ہم اس میں بینیفٹ نہیں دے پائے ہوں گے. ہم نے 1700 سے لے کے بڑھا کے 2700 سیٹیں گجر ہاسٹلوں میں کی. 1000 بچوں کی سیٹیں ہم نے جو ہے وداؤٹ پٹنگ اینی ایکسٹرا برڈن آن دا اسٹیٹ ایکسچیکر ہم نے 1000 سیٹیں بڑھائیں. کیا دس از ناٹ دا کنٹریبیوشن؟ اگر آپ پچھلے 5 سال کی بات ہی کر لو, جب سے ہم نے یہ بنائے 7 سال ہو گئے, 7000 ایڈیشنل بچے پڑھے نا. ہر سال اگر 1000 بچے آپ لے کے چلو, 7000 ایڈیشنل بچے نکلے. ہمارا تو یہ تھا کہ ہمیں اگر 21 تک اپرچونیٹی ملتی تو ہم ان گجر ہاسٹلز کی جو انٹیک کیپیسٹی ہے, کیونکہ ہمارے لوگ کو لوکیشنل ڈس ایڈوانٹیج ہے, پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں, وہاں بیٹر ایجوکیشنل فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. اینی وے یو کین ناٹ کمپیئر دا جموں ود دا ریموٹ ایریا آف یور پونچھ ڈسٹرکٹ اور ریموٹ ایریا آف رجوری ڈسٹرکٹ اور ریموٹ areas of Doda district. So our intention and our focus was to bring the children from that particular area, from that remote area to the cities, to provide them the more exposure, to provide them the better education. And I have converted all the Gujar hostels into the residential schools. جہاں پہلے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی, اسکول میں بچہ جاتا تھا نہیں جاتا تھا, میں نے ایز این ایجوکیشن منسٹر ایز ویل ایز ٹرائبل افیئرز منسٹر آئی ہیو ڈپیوٹیڈ مور دین 200 ٹیچرز فرام ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ٹو دا گجر ہاسٹلز پرماننٹلی, کہ آپ وہاں پہ گجر ہاسٹلوں میں رہ کے وہاں پہ آپ اس کو چلائیں گے. سو واٹس ایور وی ڈیڈ سو انسٹیڈ آف کرٹیسائزنگ اس وی ڈیڈ ناٹ ڈن اینی تھنگ. ایگری نہیں کیا, لیکن جو لوگ ہیں
मैं चाहता हूं कि दिस इज टाइम, लेट दे शुड आल्सो डू. टुमारो द टाइम विल कम, देन पीपल विल अगेन रेज द फिंगर कि आपने क्या किया. फिर आपको जवाब जुल्फ़िकार साहब जो एसटी मोर्चा के बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं हारून चौधरी साहब, जब उनसे ट्राइबल के लिए रिलेटेड हमने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने यही आंसर दिया, जो चौधरी जुल्फ़िकार थे उन्होंने जितना भी ट्राइबल का पैसा था वो उठा के कश्मीर में लगाया. और अगर आप बात करें खिताब पीर पंजाल की, आपने वहाँ पे चंद हॉस्टल गिनवाए, लेकिन आज भी जो देहात में रह रहे गुज्जर हैं या और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो आज भी अपनी बेसिक चीज़ों से महरूम हैं. उनका एरिया कहीं ना कहीं दूर दराज एरियाज़ में बिछड़ा हुआ नज़र आता है. देखिए, जहाँ तक आप कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर का एरियाज़ अगर आप रिमोट एरियाज़ में चले जाओ तो जहाँ बिजली का पोल ख़त्म होता है उसके आगे अगर कोई बस्ती नज़र आएगी तो वो गुजर बस्ती होगी. जहाँ पानी की आखिरी पाइप नज़र आती है तो उसके आगे जो एरिया होता है वो गुजर एरिया होगा. उसको गुजर पत्ती कहते हैं कश्मीर में. सो माई मिनिस्टर तो आप थे, लेकिन फिर भी क्यों नहीं बना? माई फोकस वाज सिंस मैं पहला मिनिस्टर हूँ इस ट्राइबल अफेयर्स. मैंने आई हैव दिस एडवांटेज कि आई हैव क्रिएटेड दिस डिपार्टमेंट. व्हाट वाज द ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट? इट वाज नथिंग. इट वाज ए जस्ट ए सिंगल एक ब्रांच थी वहाँ पे. एक एसओ बैठा करता था ट्राइबल अफेयर्स का सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर, और काम सिर्फ स्कॉलरशिप बांटना था. हमने तो कम से कम इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन किया और हम इस डिपार्टमेंट हमने क्रिएट किया डिपार्टमेंट. आई एम द पायनियर मिनिस्टर. 2015 की पहली कैबिनेट मीटिंग में वी हैव क्रिएटेड दिस ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट. और मैं यही कह रहा हूँ कि कहाँ आपको फोकस करना चाहिए. जो एसटी मोर्चा वाले साहब ने जो बात कहा, ठीक कहा. मैंने अगर कश्मीर में लगाया होगा, टू माई विजडम, टू द फीडबैक विच आई गॉट, आई फील दैट एरिया डिजर्व्स मोर. जिस एरिया में वहाँ पे डेवलपमेंट है. आप मुझे बताइए, आपके इलाके से बच्चे जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट में जाके कश्मीर में नौकरी हासिल करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं ना. टीचर लगे हमारे इलाके के जहाँ के लगे, वहाँ 850 पोस्टें निकलती हैं अनंतनाग में पुलिस में रिक्रूटमेंट के लिए. तो आपके पास 80 बच्चे नहीं थे जो वहाँ पे मैट्रिक पास, जो वहाँ पे लगते पुलिस में सिपाही भर्ती होते. 70 पोस्टें आपकी खाली चली गई और उसके लिए बाहर से लड़कों को जाके लगना पड़ा. दीज आर द स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल. सो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैंने पहले ही आपको एक बात शराज साहब स्टार्टिंग में बताई कि ट्राइबल फंड इज़ नॉट ए फुल फंड जिससे हमें वहाँ पानी भी देना है, सड़क भी देना है, बिजली भी देना है, वहाँ स्कूल भी बनाना है, वहाँ अस्पताल भी बनाना है. ये सप्लीमेंट्री ग्रांट है कि जहाँ आपको दर्द है, जहाँ आपको तकलीफ़ है, आप इसको सप्लीमेंट करें. आप क्या समझते हैं कि पीर पंजाल के ट्राइबल्स की, शेड्यूल ट्राइब्स की या गुजर बकरवाल्स की सारी की प्रॉब्लम का हल शेड्यूल दिस ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट है? नहीं. वहाँ जब सड़क बनती है पीर पंजाल में PMGSY में, तो उसका बेनिफिशरी गुजर भी होता है, उसका बेनिफिशरी अदर कम्युनिटीज़ भी होता है. वहाँ पे आपकी जब बिजली लगती है उस एरिया में तो उसके बेनिफिशरी ट्राइबल्स भी होते हैं और नॉन ट्राइबल्स भी होते हैं. वहाँ कोई अस्पताल बनता है तो उसका मतलब ओवरऑल अगर देखेंगे, आप कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे तो हमारा पीर पंजाल एरिया की डेवलपमेंट कश्मीर के ट्राइबल एरिया से ज़्यादा हुई है. जुल्फ़िकार साहब, PDP को छोड़ने के पीछे अहम कारण क्या था आपका? इसका मैं बहुत बार जवाब दे चुका हूँ. एक बार फिर से दे दें. देखिए, जब 2019 का एक बदकिस्मत वाक़या रोनमा हुआ 19 तारीख को जब यहाँ से 370 हट गया और 35A को हटा दिया गया और हमारी स्टेट को डाउनग्रेड कर दिया गया, तो हम लोगों को नज़रबंद कर दिया गया. 6 महीने तक मैं नज़रबंद रहा और मेरे साथ और भी बहुत सारे साथी जो हैं वो नज़रबंद रहे इसमें. जब हमें 6 महीने के बाद रिहा किया गया तो हम 6 महीने तक तो यही देखते रहे कि कोई सोशल एक्टिविस्ट, कोई जर्नलिस्ट, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिशियन, कोई लीडर निकले और अपनी ज़ात के लिए नहीं, लोगों की बात करे. और लोगों में एक डर और खौफ का माहौल था कि जनाब यहाँ क्या होगा, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे ये होगा या वो होगा. तो हम ख्याल लोग इकट्ठे होके हमने कहा कि अगर कोई इस वक्त लीड लेने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है या बात नहीं कर पाता, तो एटलीस्ट हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, वी आर आउट, हमें बात करनी चाहिए.
हमें तो 6 महीने रहा है, अब बात करने के बाद और 6 महीने साल के लिए फिर अंदर कर देंगे तो कर लें। लेकिन हमने उस वक़्त एक फ्रंट बनाया और उस फ्रंट के ज़रिए, उस प्लेटफार्म के ज़रिए हमने रियासत के लोगों की आवाज़ को मरकज़ के सामने रखा। तो कुछ ना कुछ किसी हद तक जिस तेज़ी से यहाँ रियासत में एक ज़ोर ज़बरदस्ती और जुल्म का माहौल था, उस पे कहीं ना कहीं कदगन लगी। हज़ारों लोग जो जेलों में बंद थे उनको छोड़ा गया। उसके बाद हमने मरकज़ के साथ लैंड लॉज के बारे में बात की, उसके बारे में एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की, जो बातें हम कर सकते थे वो उस वक्त की। और उसके बाद एक आम शहरी को एक आज़ादी मिली, जिस आज़ादी के ज़रिए वो आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी क्रिटिसाइज़ करता है, आज वो इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करता है, लेकिन आज उसको कोई नहीं पूछता। यू मस्ट गिव अस दिस क्रेडिट। तो मुझे लगा कि पीडीपी में शायद उस वक़्त रह के हम ये बातें नहीं कर पा रहे हैं, ये इस प्लेटफार्म पे रह के। तो उस वक़्त की हालात और पॉलिटिक्स में कोई स्टेगनेशन और कोई ऐसा नहीं होता है कि यू रिमेन स्टेगनेंट एट ए प्लेस जहाँ पे आप लोगों के लिए परफॉर्म ना कर सकें। तो हमें लगा कि हमें इस वक्त इमोशनल होने के बजाय हमें लोगों की मुश्किलात में कमी के लिए काम करना चाहिए। जुल्फ़िकार साहब, जब बीजेपी आपने बताए हुए काम गिनवाती है तो उसमें आज वो अपना सबसे पहला जो काम गिनवा रही है वो ये कह रहे हैं कि हमने एसटी के लिए जो कुछ सीटें रिज़र्व की हैं। आपको नहीं लगता जो सीटें आज एसटी के लिए रिज़र्व की हैं वहाँ पे पहले भी एसटी के ही लेजिस्लेचर आते थे, और कहीं ना कहीं अगर बीजेपी को रिजर्वेशन देनी थी तो माइनॉरिटीज़ को, सच एज सिख कम्युनिटी, इनको रिजर्वेशन देनी चाहिए थी? देखिए, जहाँ तक रिजर्वेशन की तल्लक है, बीजेपी इज़ ए पार्टी ऑफ जुमलास। दे ऑलवेज बिलीव, वो इसी में यकीन रखते हैं कि वो कितनी बातें करें और कितने जुमलों में जुमले बेच सकें, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। मैं किसी से गिन रहा था अभी कि पिछली असेंबली में 14 शेड्यूल ट्राइब मेंबर्स थे। 4 लद्दाख वालों को निकाल दो तो फिर भी 10 शेड्यूल ट्राइब मेंबर थे, जिसमें 10 गुजर कम्युनिटीज़ थे, एक गद्दी था और एक गुरेज से थे। 10 शेड्यूल ट्राइब मेंबर पिछली बार थे, आज तो 9 देने जा रहे हैं। व्हाट्स न्यू इन इट? मुझे नहीं लगता है इसमें न्यू है, एक्सेप्ट फॉर दे आर सेलिंग इट फॉर देयर इलेक्टोरल गेन्स। इससे कुछ भी नहीं। कुछ देर ये सेल करते रहे, आजकल कुछ और बेच रहे हैं, वो अपनी दुकानें चलाते हैं। मुझे नहीं लगता। हाँ, इट वाज रिक्वायर्ड टू डू दिस अंडर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज़ बीइंग गिवन इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि ये कोई एहसान उन्होंने वो कर रहे हैं। एहसान, कोई एहसान वाली बात नहीं है। जुल्फ़िकार साहब, जो हमारे एमपी साहब हैं वो जब पार्लियामेंट में जाते हैं कहीं ना कहीं उनके वादे जो होते हैं कहीं चॉपर को लेके होते हैं। अब उन्होंने मेट्रो भी चला दिया इस एरिया में, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमने तो उनकी मुखालफत 2019 के इलेक्शन में भी की थी और 2014 के इलेक्शन में भी की थी। हमने 2014 के इलेक्शन में यशपाल शर्मा साहब को पुंछ से सपोर्ट किया था कि आप लोगों को चाहिए कि उनको वोट दें, और 2019 में हमने रमन बल्ला जी की सपोर्ट की थी कि लोगों को वोट उनको देना चाहिए। क्योंकि हमने जब एक बार उनको आजमा लिया 2009 से 2014 तक, वो नॉन परफॉर्मर रहे और उनका फोकस जो है, उनका फोकस भी अखनूर से आगे नहीं है। और इधर भी देखोगे तो आपको उनकी कोई, मुझे नहीं लगता कि कुछ उनकी परफॉर्मेंस एट पार विद द his own colleague Dr. Jatinder Singh. How the Dr. Jatinder Singh is performing in his constituency in Udhampur Doda? What's the performance here in this? जम्मू पुंछ रेलवे लाइन का क्या हुआ? आपकी 4 लेन रोड अखनूर तक तो बन रही है, आगे क्यों नहीं बन रही है? दिस इज नॉट बीइंग डन बाय आवर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दिस वाज हिज रोल ना। आपको बॉर्डर पे बंकर नहीं बन पा रहे हैं तो उसके लिए उनको जवाब देना चाहिए। बेसिक जो हैं लोगों के इश्यूज वो एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और मुझे लगता है कि जुगल जी मिजरेबली अपने जो कमिटमेंट उनकी लोगों के ताई थी और जिसके लिए लोगों ने उनको चुन के भेजा था, ही इज़ अनएबल टू डिलीवर दैट। लेकिन एक तो उन्होंने 8-9 लाख लोगों को इस टाइम वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक ऐसा झूठ उन्होंने शरेआम जाके पार्लियामेंट में बोला, जो उन्होंने मेट्रो को लेके बोला, जम्मू मेट्रो को, लेकिन आज तक वो मेट्रो हमें तो दिखी नहीं है ग्राउंड में। क्या आपको कहीं दिख रही है? मुझे लगता है कि उनको ये कहने में शायद गलती लगी। अगर उन्होंने जानबूझ के ये कहा तो ये ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट है और उनके खिलाफ पार्लियामेंट में कार्रवाई हो सकती है कि पार्लियामेंट एक बहुत मुकद्दस अदारा है और उस मुकद्दस अदारे में झूठ नहीं बोला जा सकता।
اگر آپ جھوٹ بولو گے وہاں پہ یا غلط کوئی فیکٹس وہاں پہ رکھو گے تو وہ بریچ آف پارلیمنٹ ہوگا, بریچ آف اس کے پریولیج کے, پارلیمنٹ کی پریولیجز کی بریچ ہوتی ہے. دوسری رہی بات جموں کے میٹرو کا. جموں کا میٹرو آلریڈی پائپ لائن میں کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے اور جس کو سٹارٹ ہونا ہے. شاید وہ یہی کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ میٹرو کا اس سال سٹارٹ ہوگا یا کچھ, شاید ان کو, مجھے لگتا ہے کہ ان کو کہنے میں یا اس کو کنوے کرنے میں, کمیونیکیٹ کرنے میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی. ذوالفقار صاحب اپنی پارٹی میں آنے کے پیچھے آپ کیا وجوہات رہی؟ اپنی پارٹی ہی آپ نے کیوں چنی ہے؟ حالانکہ آپ پی سی میں جا سکتے تھے, این سی میں جا سکتے تھے, اپنی پارٹی ہی کیوں؟ اس وقت حالات کے وقت کی ضرورت کے مطابق وہی ایک پلیٹ فارم تھا کہ جہاں جا کے ہم مرکز سے بات کر سکتے تھے اور مرکز سے بات کر کے جموں کشمیر کے لوگوں کو کچھ راحت دلا سکتے تھے. ذوالفقار صاحب ایک دو ریلیوں کو اگر چھوڑ کے باقی الطاف بخاری صاحب کی بات کریں تو وہ کہیں بھی گراؤنڈ میں یوتھ کے ساتھ ملتے جلتے ہوئے نظر نہیں آتے. کشمیر سے فلائٹ میں بیٹھتے ہیں, جموں لینڈ کرتے ہیں, جموں سے فلائٹ میں بیٹھتے ہیں دلی, فلائٹوں سے چلتے ہیں, اور ان کو گراؤنڈ میں ہم نے بہت کم دیکھا ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے 2-3 ریلیاں کی ہیں, اس کے علاوہ وہ گراؤنڈ میں کیوں نہیں آتے یوتھ کے پاس؟ دیکھیے, جہاں تک اپنی پارٹی کا تعلق ہے, اپنی پارٹی کافی ڈیپ روٹڈ پولیٹیکل پارٹی ہے اور بہت اسٹالورٹس, بہت ڈیپ روٹڈ لوگ اس پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. رائٹ فرام پونچھ اپ ٹو کپواڑہ, ٹنگدار, ہر جگہ ایک پارٹی کا بہت اسٹرانگ بیس ہے اور بہت اسٹرانگ لوگ پارٹی کے ساتھ ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ ان کو اس کا بیسٹ پاسبل یوز کرنا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ اور کنیکٹیوٹی کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. اور میں خود اس چیز کو فیل کرتا ہوں کہ ان کو بھی لوگوں کے ساتھ اور زیادہ کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے. ذوالفقار صاحب آخر میں خطہ پیر پنجال کے عوام کے لیے آپ کا خصوصی پیغام؟ میں پیر پنجال کے لوگوں سے ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے ڈیویسیو فورسز ہیں جو ہمیں بانٹنا چاہتی ہیں, ہمیں توڑنا چاہتی ہیں. ہم نے 70 سال میں وہ مقام حاصل نہیں کیا جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا. ہم ایک بہت بڑی آبادی ہیں, ہمارا ایک اپنا ریجن ہے, ہمارا ایک اپنا کلچر ہے, ہماری ایک اپنی پہچان ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہم پیر پنجال کے لوگ ہیں, ہماری آئیڈینٹی پیر پنجال ہے. اس کے بعد ہم گجر ہیں, پہاڑی ہیں, کشمیری ہیں, سید ہیں, ہندو ہیں, مسلمان ہیں, راجپوت ہیں, واٹس ایور وی آر. لیکن سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہم اس علاقہ کے لوگ ہیں. تو اگر ہم پچھلے 70 سال بھی ہم اسی چیز میں لڑتے رہے آج تک, گجر کون ہے, پہاڑی کون ہے, یہ کون ہے, وہ کون ہے, تو اس نے ہمارا پہلے ہی ہمیں وہ مقام حاصل نہیں کرنے دیا. کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز پہلے ہمیں کشمیر بیسڈ پولیٹیکل پارٹیز استعمال کیا کرتی تھی ایک دوسرے کے خلاف. آج نیشنل پارٹیوں نے بھی وہی گیم کھیلنا سٹارٹ کیا ہے, ہمیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا شروع کیا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں مل بیٹھ کے جو بھی ہمارے مسائل ہوں, جو بھی ہمارے مسئلے ہوں, ہمیں مل بیٹھ کے بھائیوں کی طرح ان کو حل کرنا چاہیے, نہ کہ ہمیں اس کو کسی کے ہاتھوں میں ایک بال بن کے کھیل میں الجھنا چاہیے. ناظرین, یہ تھے ہمارے فارمر منسٹر چودھری ذوالفقار علی صاحب. ایک بار پھر سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, انہوں نے اپنا قیمتی سمے نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمارے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں. شکریہ.